नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी दायमा और आप सब लोग मेरे साथ खबरों की गूंज देख रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में मेरे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती और एक बहुत बड़ी व्यक्ति जुड़ी हुई है। आज मेरे साथ जिंतूर के पूर्व विधायक राम प्रसाद बोर्डीकर की बेटी, एक विद्यमान आईएएस की पत्नी और खुद एक बिजनेस वुमेन और शुगर लेडी भावनाताई बोर्डीकर जुड़ी है। मैं आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू। भावनाताई को हम हमारे महाराष्ट्र के मराठवाड़े की विद्या देवी मुरकुंबी भी बोले तो यह जानना और यह पदवी उनके लिए कम हो सकती है, क्योंकि वह एक बहुत स्ट्रांग लेडी है, एक शुगर लेडी है। विद्याताई मुरकुंबी जो थी, उन्होंने पहली बार भारत और विदेश में शक्कर कारखाना जो है वो चालू किया था। तो हम आपकी मुलाकात जो है वो शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे ऐसा होगा कि आप हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताएं। मेरा नाम भावना सचिन मुंगसे बोर्डीकर। मैं परभनी डिस्ट्रिक्ट जिंतूर से हूँ और मैं शुगर श्री तुळजा भवानी शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन हूँ और अभी 8 दिन में मैं एक दूसरे कारखाने की चेयरमैन बनने वाली हूँ। और मेरे जो स्कूल्स है वहाँ पे मैं फाउंडर टीचर हूँ और फाउंडर प्रिंसिपल हूँ और फाउंडर चेयरपर्सन भी हूँ। और मेरे 3 स्कूल्स है और बाकी का जो है हम जी। आपके नई फैक्ट्री के लिए आपको पहले से ही कांग्रेचुलेशंस जो चालू होने वाली है। दूसरा प्रश्न ऐसा होगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड और फैमिली का थोड़ा परिचय कराएं हमारे दर्शकों से। मेरे जो पिताजी है वो 1990 से 2014 तक एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे और मैं उनकी 4 नंबर की बेटी हूँ। मेरी जो बड़ी बहन है वो सिटिंग एमएलए है जिंतूर विधानसभा की। और मेरे जो हस्बैंड है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंडियन रेलवेज में अभी डिप्टी चीफ इंजीनियर करके पोस्ट है उनकी। ओके। आपका प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक की जर्नी आप हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ है वो परभनी में हुआ है जी। और ग्रेजुएशन जो वो भी परभनी में, मतलब मैं फर्स्ट टू मेरा पूरा ग्रेजुएशन वो परभनी में ही हुआ है। अच्छा। और मैंने बीएससी कंप्यूटर किया है। ओके। आपकी पूरी जर्नी, एजुकेशनल जर्नी जो है प्राइमरी एजुकेशन से ग्रेजुएशन तक, एक अविस्मरणीय याद या फिर एक मेमोरेबल मोमेंट जो आप बता सकते हैं। यही है कि मैंने मेरी पूरी मतलब मुझे मेरी प्राइमरी और हाई स्कूल और कॉलेज ये सभी मेरे जीवन का सबसे अच्छा ये था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ ये थे कि सपने बहुत थे मेरे तब, तो वो सपने ही आज मेरे हकीकत में बदले हैं। और वो सपने जो मैं देखती थी जी, तो वो सबसे, मतलब जब मैं सोचती थी कि मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, तो वो मेरे लिए यादगार पल थे। जी। और जब मैं आज वो सारे जो मैंने सपने देखे थे वो मैं पूरा कर रही हूँ, तो मतलब उसके लिए, मतलब मैं ही खुद ऐसा सोचती हूँ कि भाई तब मैंने जो देखा था, तब मैं 13 या 14 साल की हुई होंगी, मतलब 7वीं 8वीं में, तब से मैंने सोचा था कि भाई मैं ऐसा करूँ, मतलब मैं इंडस्ट्री खोलूंगी, मैं स्कूल्स खोलूंगी, मैं होटल्स खोलूंगी। ये मेरे सपने में तब से पाल के रखती थी, तो आज वो पूरे है। बचपन के सपने पूरे करना सबकी ड्रीम होती है, जो दीदी ने किया है। एंड हमारे शिक्षक गुरुजन जो है वो हमेशा कहते हैं कि शिक्षा ही जीवन की पूंजी है। तो आप इस पर क्या कहना चाहती है, आपको क्या लगता है? शिक्षा ही जीवन की पूंजी है, लेकिन शिक्षा, साक्षरता और शिक्षा मतलब शिक्षण जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। साक्षरता मतलब हम लिखाई और पढ़ाई करते हैं, मतलब याद रखते हैं कि हमें लिखना पढ़ना आना चाहिए। और जो आप एजुकेशन, नॉलेज या शिक्षा कहते हैं, वो मतलब कि कोई अगर पर्सन है, मतलब कोई अगर बच्चा है, तो वो अपने लाइफ में पढ़ाई, साक्षरता तो वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन अपने लाइफ में 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कैसे लाइफ में हमें हमारे सपने पूरे करने हैं, हमारा घर कैसे चले और हमें समाज में कैसा रहना है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो मतलब वो देना मैं मेरे स्कूल में चाहती हूँ कि भाई जो भी मैं दे दूँ, वो मेरे स्कूल में मैं वैसा ही करती हूँ कि बच्चा सिर्फ साक्षर ना हो, वो शिक्षा ले।
जी, ये तो सही बात कही आपने। आप एक विधायक की बेटी है, एक विद्यमान आईएएस की पत्नी है, फिर आपने ये शिक्षण फील्ड या फिर एजुकेशन फील्ड और उससे भी ज़्यादा कठिनाई वाली फील्ड जो है शक्कर कारखाना हम कहते हैं, शुगर फैक्ट्री हम कहते हैं, वो क्यों चुनी? आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि आपको वो ऑप्शन चुनना पड़ा? मतलब जब मैं छोटी थी तो मैंने कहा कि मैं जब 13-14 साल की थी, तब मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं बड़ी होके कुछ ना कुछ करने वाली हूँ और जी। मुझे ये करना है वो करना है। मैं तब से मेरा ये था कि तब तो मुझे जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे घर के जो परिवार है, वो उनको लगता था छोटी है, कुछ भी बात करती हाँ। है कि इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। तो उनको लगता था हाँ चलो ये तो बात करती रहती है, हमेशा कहती कि जी। मैं ये भी करूँगी, मैं वो भी करूँगी। और जब मैं करने लगी, जब मैं मतलब मैं 12th पास किया मैंने, तब मैंने फर्स्ट स्कूल स्टार्ट किया था। जी। तो मैंने जो पहले कहा कि मैं फाउंडर टीचर, फाउंडर प्रिंसिपल और हाँ। फाउंडर चेयरपर्सन भी हूँ, तो इसीलिए कहा कि पहली जो मैं 12th पास किया मैंने, तो फर्स्ट ईयर में ही मैंने सोचा कि मुझे तो ठीक है, मैं तो कॉलेज कर लूंगी और कॉलेज में मैं पास हो जाऊंगी, क्योंकि कॉलेज में मुझे जब पता था कि मुझे ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। हाँ। लेकिन फिर मैं क्या करूँ, 4-5 घंटे का कॉलेज होता है तो वो तो होता रहेगा, तो मुझे कुछ तो करना है, तो अभी स्टार्ट करना है। तो फिर मैंने प्री प्राइमरी सेक्शन खोला। तब मेरे पास वो पहले साल मैंने हर घर में जाके बच्चे बुलाए और उनका 17 बच्चे मिले मुझे। और बच्चों को फिर मैं ही टीचर थी, मैं ही प्रिंसिपल थी, और मैंने वैसे करके प्राइमरी और नर्सरी मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन खोला। उसमें मैंने प्ले ग्रुप और नर्सरी दो सेक्शन खोल के मैंने उनको पढ़ाना चालू कर दिया। तो वैसे मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई। और वो स्कूल मेरी जो है वो 7-8 साल चली। फिर शादी हुई। अभी हमारे यहाँ पे कैसे शादी होने के बाद फिर हम ससुराल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कौन देखेगा। तो जब शादी हुई तो उसके बाद 1 साल चला, और फिर एक दिन मेरे आई का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं होता है ये देखना, ये बहुत झंझट का काम है, तू है ना, तू एक तो क्या करना है कर ले, नहीं तो फिर बंद करना। मैंने कहा क्या करो आप, है ना, बंद कर दो, जब मैं आऊंगी वापस तो मैं देखूंगी। और फिर मेरे हस्बैंड का तो जो ट्रांसफर है वो हम तब मतलब साउथ में थे। अच्छा। क्योंकि वो ऑल इंडिया घूमते रहते हैं ट्रांसफर के चक्कर में। तो उसके बाद जब हम महाराष्ट्र आए तो फर्स्ट टाइम मैंने, फिर वो तो बंद हो चुकी थी स्कूल, तो फिर मैंने औरंगाबाद से स्टार्ट किया प्री प्राइमरी सेक्शन 2016 में। अच्छा। और वहां से लेके फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई 2024 तक। तो ये तीनों स्कूल्स, फिर वो औरंगाबाद का करने के बाद फिर सोचा कि चलो मैं, फिर हम कोरोना आया। कोरोना के टाइम जब मैं यहाँ आई तो यहाँ ऐसे लगा कि भाई यहाँ स्कूल तो है, लेकिन स्कूल का बिजनेस के हेतु स्कूल है, बच्चों को कुछ देना है ऐसा करके किसी को मतलब ये नहीं है कि भाई बच्चों के लिए कुछ अच्छा हो। या बच्चों को कैसा स्कूल चाहिए, सिर्फ पढ़ाई, उसको A to Z आना चाहिए, उसको टेबल्स आनी चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, उसको पढ़ना आना चाहिए, 10th हो 12th हो या फिर उसका उतना ही था। तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे CBSE स्कूल भी आना चाहिए, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसकी वजह से कोरोना के टाइम जब मैं यहाँ 6 महीना रही, क्योंकि तब मेट्रो सिटी तो सारे ये थे, तो मैंने यहाँ पे आई। तो उस हिसाब से वो स्कूल स्टार्ट होने लगे, मतलब स्कूल का हमने कंस्ट्रक्शन किया और फिर स्कूल खोले। और तभी उसी टाइम हम जब फैक्ट्री गए थे, तो फैक्ट्री के लिए मतलब फैक्ट्री का आधा अधूरा काम था, हमारे पापा ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो हो नहीं सका। तो फिर सोचा कि चलो यहाँ के जो फार्मर्स है, फार्मर्स को यहाँ पे पानी है, सब कुछ है, फैक्ट्री अगर डालेंगे तो फार्मर्स के लिए अच्छा रहेगा और उनको पैसे आएंगे, तो वो स्कूल में बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं। उनका भी मतलब जो आर्थिक है, उनका घर है, गाड़ी है, उनका डॉक्टर फैमिली का कुछ खर्चा होता है, और जो रहन सहन है वो बढ़ेगा। है ना, मतलब ये जुंतुर जो है अपना मराठवाड़ा ही हम कहते हैं कि थोड़ा सा मागास है, उसमें से हमारा परभणी और मागास है, उसमें से जुंतुर और मागास है। तो इसीलिए जुंतुर में भी कुछ इंडस्ट्री आए और यहाँ पे भी रोजगार मिले, यहाँ से जो बाहर लोग जाते हैं उनके लिए भी काम मिले, और वो बाहर ना जाके यही रहे अपने माँ बाप के पास, अपने पास, क्योंकि फिर यहाँ रहने के बाद उनका घर भी चलेगा, उनके माँ बाप भी उनके साथ रहेंगे और उनको काम भी मिलेगा। इस हिसाब से फिर फैक्ट्री का सोचा और फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। बहुत सारी हस्तियां, जो बड़ी बड़ी हस्तियां है, वो शुगर फैक्ट्री चलाती है, फिर वो अपना मतलब वो थक जाती है तो अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। तो आप इस सारी चीजों को कैसे हैंडल कर लेते हैं?
देखो कुछ मन में कुछ पैशन हो तो थकना मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब मैंने चूज ये लाइफ जो है मैंने चूज की है, जी। तो इसमें थकना ये बात आती ही नहीं है। हाँ। क्योंकि ये मुझे किसी ने जानबूझ के मुझे धकेला नहीं है, मैंने जी। खुद चूज किया है। तो थकना किस बात का है। और जो कठिनाई आती है वो हर बिजनेस में आती है ना। जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो हर बिजनेस में नहीं, हर दिन आते हैं। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही है। वो थोड़ी ना हम उसके डर के हम ये करेंगे। जी। और मतलब मैंने ये स्टार्ट करना और काम करना स्टार्ट किया, तो वो मेरा खुद की चॉइस थी। हाँ। तो वहां पे मैं थक नहीं सकती। जी। आपको ये सारी चीजों के लिए आपके फैमिली की ओर से गाइडेंस, सपोर्ट सब कुछ मिल रहा था? सबसे ज्यादा तो गाइडेंस मेरे हस्बैंड का है। जी। क्योंकि कहते हैं कि एक मतलब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही एक औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है, वो हस्बैंड का है। क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत है। वो कहते हैं कि तू कर सकती है तो करना चाहिए। और जैसे वो प्रशासन में है, इतनी बड़ी पोजीशन है उनकी, तो उन्हें बहुत सारी आइडियाज होती है, टैक्टिक्स होते हैं इन सारी चीजों के, तो वो आपको इन चीजों के लिए, आपके क्षेत्र के लिए कैसे गाइड करते हैं? अभी वो तो उनका जो है वो काम करना, मतलब वो तो गवर्नमेंट में है, इसलिए वो बहुत बड़े मतलब वो बिजी भी रहते हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं। लेकिन मैं उनका भी नेचर देखती हूँ, तो उनको वो बोलते कि हम तो बंधे हैं, हम गवर्नमेंट से बंधे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से बंधे हैं। जी। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो इतना काम कर सकते हैं, और उसमें जो जैसे काम करते हैं उनको देख देख के ऐसा लगता है नहीं वो भी इतना काम करते, तो हम भी बंधे हैं हमारे समाज के लिए। जी। जब हमारे पिताजी विधायक थे यहाँ पे, तो उन्होंने भी अपने 40 साल दिए हैं। जी। तो वो जो 40 साल उन्होंने काम किया है, जो उनको जो प्रेम मिला है, उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न देना है हमें। तो इसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा, सही है ना। हम भी हमारे इस जुनपुर के लिए, हम परभनी के लिए, और हम सबसे पहले हम भारतीय, तो हमें जिसको जो आता है और जो हम कर सकते हैं, जी। वो तो हम उसके लिए बंधे ही है। हाँ सही है, जरूर दे हाँ, सकते हैं जरूर। देश के लिए कुछ ना देश के लिए तो करना है। सही है। देखो हर किसी ने कहना है कि अंबानी या टाटा या ऐसा कुछ हो, मतलब वो अगर रिलायंस है, ये है वो है, लेकिन हम यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 200, अभी मेरे फैक्ट्री में 300 से 400 लोग हैं। जी। तो उनको यहाँ रोजगार मिल रहा है। हाँ। और उनको काम मिल रहा है। तो मतलब उनके लिए ये, मतलब यहाँ के गांव के लिए ये जंतुर है, यहाँ पे तो उनको 400 लोगों को काम मिलना भी बहुत बड़ी बात है। सही है ना। हाँ। तो मतलब उसके वजह से यहाँ का उनका रहन सहन, यहाँ पे रोजगार, तो वो अगर देखेंगे तो वो पूरा हमारे इंडिया मतलब भारत के लिए ही ये योगदान है। हाँ सही। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना वो भी बहुत बड़ी बात है, उन्हें बाहर जाना नहीं हो रहा। आपकी शुगर फैक्ट्री में रोज का जो आउटपुट होता है, जो रोज का ये होता है, वो मतलब कितने होता है, कितना टर्न्स होता है, वो कितना निकलता है? हमारा 6 महीने का रहता है, मतलब हम 12 महीने से 6 महीने का हमारा सीजन रहता है। 6 महीने का क्यों? क्योंकि हमारा गन्ना अक्टूबर से कटाई के लिए आता है। हाँ। हमारा 12 महीने का गन्ना रहता है, मतलब लगने के बाद 12 महीने के बाद हम फैक्ट्री में लेते हैं। अच्छा। तो हमारा जो सीजन है, मतलब क्रशिंग सीजन जो है, वो 6 महीने का रहता है। ओके। तो उसमें जो है हमारे अभी 2 साल में हम 90 to 100 CR तक हमने क्रॉस किया है। ओके। कि भाई हमारा टर्नओवर जो है 90 to 100 CR है। और उस हिसाब से जो देखेंगे तो यहाँ के जो फार्मर्स है, और लगभग हमारे 3 जिला, मतलब परभनी, हिंगोली और जालना, अच्छा। ये 3 डिस्ट्रिक्ट से गन्ना लाते हैं। वहाँ के जो फार्मर्स है, उन फार्मर्स को हमने ये पूरा पैसा उन फार्मर्स को दिया है। वो गन्ना लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, HMT कहते हैं हम उनको, हार्वेस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन, उनको भी वो भी हमारे ये 3 जिले से ही होते हैं। तो वो भी पैसा उनको जाता है। मतलब लगभग हमारा एक साल में 100 मतलब 100 CR का टर्नओवर होता है, और वो पैसा रोटेट होता है यहाँ पे। ओके। शक्कर के अलावा फैक्ट्री में और कौन सी चीजें? अभी फिलहाल तो 2 ही साल हुए हैं, तो शक्कर ही है। लेकिन हमने अभी इस साल डिस्लरी का किया है, और डिस्लरी में हम इथेनॉल, अल्कोहल और CBG पे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके साथ, कि जो बाय प्रोडक्ट्स है उसके। ओके। तो गन्ने से लेकर शक्कर तक की शॉर्ट में आप हमारे दर्शकों को प्रोसेस बता सकते हैं? सबसे पहले तो गन्ना उगाते हैं फार्मर्स, फिर फार्मर से हम उनसे लेते हैं,
तो लेने के बाद क्रश होके उसका शक्कर बनता है, फिर जो मोलासिस बचता है उससे इथेनॉल बनता है। और जो बगैस है वो जो ब्रिक्स होते हैं, हाँ। जो बड़े बड़े एमआईडीसी में फैक्ट्रीज में लगते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में लकड़ी जलाना बैन है। Yes. तो उसमें जो हमारा बगैस निकलता है उससे हमें ब्रिक्स बना के वो एमआईडीसी के फैक्ट्री में चलाते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस से शुगर बनती है। हाँ, इस पूरे प्रोसेस से शुगर बनती है। शुगर का मतलब जो गन्ने का जो बाय प्रोडक्ट है, और गन्ने का कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं। हाँ, Environment को इससे harm मतलब नहीं यहाँ होगा। से हमारा कार्बन भी बाहर नहीं जाता, वो हर चीज हमने कंट्रोल की है, गवर्नमेंट के हिसाब से है। हमारा पानी भी खराब नहीं होता, हम पानी को भी ट्रीट करते हैं और उसको भी हम फार्मर्स को देते हैं। बाद में हम पी सकते हैं, इतना पानी साफ करके बाहर देते हैं। और जो भी उसमें से निकलता है, पोटैश निकलेगा उसमें, नाइट्रोजन निकलेगा, जो भी कार्बन निकलेगा, जो भी निकलेगा उसका हम बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और वो यूज में आता है। अच्छा, जैसे आप एक वुमेन है और वुमेन मतलब हमारे सोसाइटी में बहुत सारी वुमेन्स बैकवर्ड है अभी भी, तो आप युवतियों को, महिलाओं को क्या प्रेरणा देना चाहती है? जैसे आप भी एक हाउसवाइफ है। हाँ। हाउसवाइफ भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बिजनेस वुमेन है, शुगर लेडी भी कहा हमने आप सभी को। जैसे तो आप कैसे मैनेज कर लिए थे? मेरा इतना ही कहना है कि हर लड़की ने, हर माँ ने, हर बहन ने, हर बेटी ने, और जो भी एज हो, मतलब 18 साल के ऊपर जब उसे समझ में आता है, वो इंडिपेंडेंट हो फाइनेंस में, जी। वो खुद कमाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड से लेना या फादर से लेना कोई गलत बात है, लेकिन अपना अगर वो खुद थोड़ा सा भी कमाए तो उसका खुद का स्वाभिमान अलग रहता है। और अपने घर में उसको जो डिसीजन लेना है, वो डिसीजन, वो उसके डिसीजन को घर में वो लोग मतलब फॉलो करते हैं या फिर उसको डिसीजन में लेते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि घर में अगर काम नहीं करते तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर काम करे और खुद इंडिपेंडेंट फाइनेंस मतलब उसका फाइनेंस मतलब कमाई हो, तो उसका अलग ही होता है, खुद को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। और आगे जाके हर कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, हर दिन सेम नहीं होता है, हमें अलग अलग हर दिन में, अभी आज ऐसा है तो कल ऐसा है। लेकिन आज का जो युग है, आज का हमारी जो माँ थी वो तो ठीक है, वो तो हाउसवाइफ थी, वो बच्चे संभाली। मैं भी हाउसवाइफ ही थी 6-7 साल, मैं भी बच्चे ही संभालती हूँ, आज भी संभालती हूँ। लेकिन हमारे बच्चे भी हमें रिस्पेक्ट देते हैं जी, वो भी अलग नजर से देखते हैं। उन्हें भी लगता है नहीं, मम्मा पापा दोनों काम करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक साल के 2 साल के होंगे और बड़ा 4 साल का था। तो सब कहते कि अरे इतने छोटे बच्चों को छोड़ के जा रही हो, तुम्हें क्या जरूरत है? हाँ। तुम्हारा तो हस्बैंड आईएएस ऑफिसर है, तुम्हें क्या जरूरत है, तुझे क्या करना है? तो लेकिन जरूरत के लिए नहीं करना होता है, खुद की खुशी के लिए करना होता है। और कहीं तो भी हमें स्टैंड भी रहना है। और काम करने के बाद हर चीज जरूरत के लिए नहीं होती है, और काम करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है और कभी हस्बैंड कहीं बाहर है तो हम डिसीजन भी ले सकते हैं, हम कहीं जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। और वही बात अगर हम घर में ही है, लिखाई पढ़ाई नहीं की या फिर कुछ काम नहीं किया, तो उनका और हम मतलब जो काम करने वाली लेडी है और जो हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ काम मतलब मुझे उनको ये नहीं करना है कि भाई वो कुछ करती नहीं है, मतलब उनका कुछ महत्व नहीं है। लेकिन फाइनेंस मतलब जो कमाई करती है उसका ज्यादा महत्व रहता है। इसीलिए हर लेडी ने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है जी। मुझे इतना ही कहना है कि भाई जो भी अभी ये सुनने वाला है, करने वाला है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए मतलब प्राइमरी से लेके एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक आप गर्ल्स को कैसे मतलब प्रेरित करती है, कैसे मोटिवेट करती है? देखो हमारे इंडिया में तो गर्ल्स अभी तो बहुत पढ़ाई कर रही है जी, और करना भी चाहिए, लेकिन लोड नहीं लेना है। हाँ। है ना, एजुकेशन देखो हमें अगर एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करना है, कुछ भी करना है, अगर आप भी देखो अभी आज आपसे बात करने के बाद चला कि चलो आपने यूट्यूब चैनल भी खोल लिया, तो और आप जिंतुर की हो, तो हमें जिंतुर के लिए तो और गर्व होता है कि चलो आप मतलब ये क्यों आया, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। हाँ। है ना, तो पढ़ाई उतनी ही जरूरी है कि किसके लिए, तो आगे बढ़ने के लिए। हाँ। लेकिन एक बार आगे बढ़ने के बाद तो हमें हमारा
पढ़ाई तो न, लेकिन हमें हमारा सोशल जो नेटवर्किंग है और सोशल जो हमारा सामाजिक जो कहते हैं हमें कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, और जो हमने फोकस किया है वो सब हमारे ऊपर रहता है। जी। कितनी भी पढ़ाई करने के बाद ही कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है। यहाँ मतलब पूना में जाओगे या फिर बड़ी सिटी में जाओगे, वहां पढ़ाई करने के बाद ही कुछ मिलेगा ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ। आप जिंतुर में रहकर भी आप अपना जो एम है वो कर सकती है। और ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि आज मैंने 2 फैक्ट्री खोली है या स्कूल खोला है, मतलब मैंने बहुत कुछ किया, कमाया है। देखो जो अभी छोटा सा पार्लर भी खोल लेना वो भी बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि उसके बैकग्राउंड में और मेरे बैकग्राउंड में डिफरेंस है। मतलब वो सब एजुकेशन और अपनी खुद की सोच से आता है। मतलब एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद का एम होना चाहिए। कुछ ना कुछ एम होना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई तो करने के लिए तो कितनी भी डिग्रियां ले सकते हैं। हाँ। लेकिन डिग्री तो ठीक है, डिग्री तो कुछ जो चाहिए वो चाहिए, जिसकी जब चाहिए तब चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन पीएचडी ये करने के बाद क्या करोगे? सिर्फ डिग्री लेके नहीं ना कुछ तो करना है, कुछ तो उसका यूज कहाँ करने, ये भी सोचना है। थिंकिंग मैटर करती है। हाँ, थिंकिंग वही। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र है जो हम कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है फार्मर्स को लेकर, बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारी अलग अलग वेज है जिससे फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं, सो करते हैं वगैरह। लेकिन मराठवाड़ा इसमें क्यों पीछे, आपको क्या लगता है? देखो वहाँ पे जो है वो पूना और बॉम्बे से मतलब मुंबई जो है वहाँ पे वो नजदीक है, और वहाँ के जो वहाँ पे एजुकेशन पहले से आया। पूना में तो एजुकेशन सबसे पहले आया इंडिया में, सबको पता है। तो वहाँ पे जो एजुकेशन मिला उनको, तो उन्होंने पढ़ाई भी की, बुक्स भी पढ़े, और उनको महत्व ये हुआ कि उनको नॉलेज हुआ कि पानी भी चाहिए, है ना। उन जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वो भी पढ़े लिखे हैं, तो उनको हर चीज का भौगोलिक कैसे होना चाहिए, हम मतलब वहाँ पे स्कूल्स आनी चाहिए, फैक्ट्री आनी चाहिए, वहाँ पे फैक्ट्री और स्कूल्स, और खेती करने के लिए पानी चाहिए, तो इरिगेशन भी चाहिए। ये उनको मतलब हमारे से 50 साल 60 साल पहले ही उनको पता था। आज हम 10 साल से देख रहे हैं कि भाई हमारे ठीक है पानी का अभी हो चुका है, मतलब हम कर रहे हैं, फिर भी अभी भी मराठवाड़ा में पानी नहीं आया है। तो वहाँ पे एजुकेशन पहला था, तो वो आगे है 50 साल से। हमारे यहाँ पे एजुकेशन भी कम है, और इसके लिए थोड़ा सा हम बैकवर्ड ही है। लेकिन कई इलाकों में ऐसा जाना होता है कि पहले मराठवाड़ा में कुछ इलाकों में कि ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, ज्यादा फार्मर्स को मिल रहा था, लेकिन अभी वो कम हो रहा है। इसके लिए आपको क्या लगता है? नहीं, पहले और अभी का ये तो है नहीं। देखो मैंने वही कहा कि जब अहमदनगर जो है वहाँ पे 1972 में इरिगेशन का पूरा काम हो चुका था। और अभी हम 2024 में है, अभी भी फिलहाल भी हमारे यहाँ इरिगेशन का काम नहीं हुआ है। तो उसके वजह से हमारा अभी तक सिर्फ औरंगाबाद या फिर यहाँ से नांदेड़ गया है, लेकिन परभनी में का पानी नहीं आया है। तो ये जो काम, ये जो है क्या कहते हैं उसे, जो ये जो काम है, मतलब ये काम उनका हमारे से पहले हुआ है। है ना। तो हमारी वहाँ पे नदी है। हमें यहाँ पे शायद हमने ज्यादा पेड़ काटे हैं, इसलिए फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे पानी बारिश कम होती है, और हर टाइम हमारा ड्राई एरिया है यहाँ पे। वहाँ पे पानी है, नदी है, तालाब है, फिर वहाँ पे इरिगेशन का काम अच्छे से हुआ है, बड़े बड़े डैम हुए हैं हमारे यहाँ पे, अब भी हो रहे हैं। अभी हम हमारे यहाँ चलो हम ही मतलब फार्मर्स आंदोलन कर रहे, ये कर रहे, तो कहाँ फार्मर्स को लग रहा है कि भाई चलो हमें भी पानी चाहिए, हमें भी पश्चिम महाराष्ट्र जैसे बनना है। आप किसानों से रोज या कभी कभी मिलती ही होती है, तो किसानों की क्या क्या समस्या है? किसानों को सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ तो पानी की है, और फिर माल को जो भाव नहीं मिलता ना उसकी है। तो मेरा तो इतना ही है कि भाई हम देखो मतलब हम उनके जैसे तो सोच नहीं सकते, वो मतलब सरकार क्या सोचती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है कि भाई हम अभी देखो शक्कर के बारे में, अभी शुगर फैक्ट्री में तुम्हें बताती हूँ। शक्कर देखो 3,400 रुपीज हमें फार्मर्स को देने हैं, और हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है। और हमारा शक्कर का भाव है 36 रुपीज, मतलब 3,600 रुपीज। तो 200 रुपए में क्या बाकी का खर्चा होगा? और शक्कर 100 रुपए भी बढ़ा दी तो किसी को मतलब 40, और मार्केट में बेचती है 40 रुपए। 40 या 42 में, तो 42 से 45 भी हो गई तो कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई क्यों महंगी हुई।
है ना, शक्कर क्यों महंगी हुई, तो खाने, और शक्कर से कोई मरता भी नहीं। वैसा ही है ना, मतलब शक्कर ना मिले और शक्कर ना खाए या फिर शक्कर बहुत खाए, ऐसे कोई ऐसा कोई कुपोषित नहीं होने वाला है। जी। वैसे ही हर चीज का है कि भाई ज्वारी गेहूं जो हम कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा भाव मिला तो फार्मर्स अच्छे से हो जाएंगे। हाँ। मतलब उनको भी, उनका भी घर चलते रहेंगे, क्योंकि फार्मर्स को दिखता तो है कि भाई इसके यहाँ पे 10 एकड़ जमीन है, इसके यहाँ 20 एकड़ जमीन है, लेकिन वो पूरा नैसर्गिक है, मतलब वो पूरा नेचर के ऊपर डिपेंड है। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि हमने सोचा है कि इस बार 10 पोते निकालने तो 10 पोते ही निकलेंगे, जी। जैसे फैक्ट्री में होता है वैसे। वो अगर बारिश ज्यादा हुई तो निकल गया, नहीं हुई तो भी जल गया। हाँ। तो उसके लिए जो फार्मर्स को जो नैसर्गिक आपदा आती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो सरकार ने सोचना चाहिए, उनको थोड़ा सा भी तो भी रेट अगर बढ़ा दिया हाँ। और एक कांस्टेंट रेट रखा तो वो उस हिसाब से करते हैं। देखो अभी लेबर के भी भाव बढ़े हैं, हाँ। लेकिन खाना मुफ्त में बट रहा है, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए किलो में, है ना। हाँ। उसकी वजह से रेट कम हो रहा है। जी। और वहां पे किसकी ये हो रही है, मतलब वहां पे किसका नुकसान हो रहा है, फार्मर्स का, हाँ। है ना। मतलब ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि फार्मर्स को अगर रेट अच्छा से मिला तो फिर आप फुकट में बांटो, उनको क्या करना है। हाँ, सही है ना। हम जितना रास्ते पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा भाव भी बढ़ा दिया ना, तो काम तो हर कोई कर रहा है, भारत में काम हर कोई कर रहा है, हर कोई अपना अपना कमा रहा है। टीवी लेने के लिए पैसा है, लेकिन 10 रुपए से 20 रुपए अगर गेहूं हो गए तो उसको पैसा नहीं है क्या? नहीं। और कितना लगने वाला है, एक आदमी कितना खाता है, 2 टाइम का खाना, 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खाता है। तो उसके लिए वो महंगाई हुई, ये क्या महंगाई हुई। आप भी मतलब मीडिया वाले भी कुछ भी कहा था, 10 रुपए से 100 रुपए हो गए तो महंगाई हुई। जिसको खाना है वो खाएगा, क्योंकि हर कोई काम कर रहा है, लेकिन फार्मर्स तो रात दिन करता है ना। हाँ, सही। और उनका तो अपने हाथ में नहीं रहता है, उनका तो पूरा भगवान के ऊपर रहता है जी। तो वो तो फार्मर्स की जो अड़चन है वो कोई समझ नहीं पाएगा। हाँ, जो करेगा वही समझेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों को बेसिक शुगर फैक्ट्री, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड समझ में आया हो। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ऐसा होगा कि कभी आगे जाकर फ्यूचर में, जैसे आपका घर का माहौल जो है राजनीतिक है, सब लोग पॉलिटिक्स में है, आप कभी पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे आगे? जरूर जाऊंगी। अभी जो मैंने सोचा था कि मैं बिजनेस में करूंगी, और जो कहते हैं ना खून में रहता है, तो पॉलिटिक्स तो खून में है। जो मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और पॉलिटिक्स में इसलिए जाना है क्योंकि काम करना है, वो भी समाज के लिए जी। और जो फार्मर्स है उनके लिए। और मैं 4 साल से 5 साल से जो जुड़ी हूँ, तो थोड़ा अलग ही ये हुआ है कि नहीं, मेरे है सब, मुझे करना है, कनेक्शन हो गया। हाँ, और हम कर सकते हैं। किसी ने तो भी कुछ तो भी मतलब जिम्मेदारी लेके कुछ करना चाहिए, तो होता है। तो मतलब शुगर फैक्ट्री, या आप शुगर फैक्ट्री चलाए या फिर आप पॉलिटिक्स करें, आप फार्मर्स और लोगों के हित के बारे में ही सोचें। जरूर। आपने आपका इतना कीमती समय हमें दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। सब लोग मेरे चैनल को देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आपका भी धन्यवाद और आप दर्शकों का भी धन्यवाद।